This video is for educational purpose. Everything you will listen in this video is taken from internet or any book or any documentary which is available for public. पुलिस रिकॉर्ड में कुछ केस ऐसे होते हैं जो लाख कोशिशों के बाद भी सुलझ नहीं पाते, जैसे नोएडा यूपी का आरुषि हेमराज हत्याकांड, जिसमें पुलिस की लापरवाही से शुरुआती जांच में ही कई अहम सबूत नष्ट हो गए और ये केस पुलिस रिकॉर्ड का एक अनसुलझा केस बनकर रह गया। लेकिन कुछ अपवाद छोड़ दिए जाएं तो हमारी पुलिस केस सॉल्व करने में जी जान लगा देती है और मुश्किल से मुश्किल केस भी सुलझा लेती है। ऐसी ही है हमारी आज की कहानी, जिसमें पुलिस के पास सिर्फ मरने वाले का एक हाथ और एक पैर ही था, इसलिए मरने वाला कौन है ये पता लगाना ही सबसे मुश्किल काम था। लेकिन कातिलों द्वारा की गई एक छोटी सी गलती उन पर ही भारी पड़ गई। जिस स्मार्टनेस से पुलिस ने ये केस सॉल्व किया वो वाकई काबिल तारीफ़ है, और अगर ऐसी ही डेडिकेशन हर केस में दिखाई जाए तो शायद कोई भी केस अनसुलझा ना रहे। आज की हमारी कहानी है मुंबई से। मुंबई की माहिम दरगाह काफ़ी फेमस है। इसके पीछे समंदर किनारे लोग अक्सर सैर करने के लिए आते हैं। 2 दिसंबर 2019 की शाम को भी लोग बीच पर घूम रहे थे। तभी किसी ने नोटिस किया कि बीच पर पानी के साथ एक सूटकेस पड़ा हुआ है, जो यकीनन लहरों के साथ बहकर ही आया होगा। अब बीच पर एक बड़े से सूटकेस को देखकर सभी चौंक पड़े और वहाँ भीड़ जुटनी शुरू हो गई। किसी ने बीच पर ड्यूटी करने वाले गार्ड्स को ये खबर दी। उन्होंने वहां पहुंचकर इस सूटकेस को देखा। जब उन्होंने इसे खोला तो उनके होश उड़ गए। उस सूटकेस में किसी इंसान का एक कंधे से कटा हुआ हाथ और एक कटा हुआ पैर था। ये देखकर गार्ड्स घबरा गए। शाम 4:30 बजे के करीब पुलिस को कॉल किया गया। पुलिस फ़ौरन माहिम बीच पहुंची। उन्होंने सूटकेस देखा। उसमें एक हाथ और पैर के अलावा 3 कपड़े भी थे, जिसमें एक पैंट, एक शर्ट और एक स्वेटर था। ये कपड़े किसी मेल के थे। शरीर के हिस्सों में दाहिना पैर और बायां हाथ शामिल था, लेकिन ये काफ़ी बुरी हालत में थे। पुलिस ने आसपास तलाशना शुरू किया। सब जगह चेक किया गया पर कुछ नहीं मिला। तब पुलिस ने मछुआरों को बुलाया, क्योंकि हाथ पैर के अलावा शरीर का कोई और हिस्सा नहीं मिला था। इसीलिए मछुआरों को समंदर और उसके किनारे पर जहाँ तक हो सके सर्च करने को कहा गया कि कहीं कोई और सूटकेस, बैग या शरीर का कोई और हिस्सा अगर मिलता है तो बताएं। काफ़ी खोजबीन की गई। कई घंटे ये तलाशी अभियान चला, लेकिन कहीं कोई और बैग या धड़ का कोई और हिस्सा नहीं मिला। तब तक पुलिस ने वो सूटकेस और उसमें मिला सामान और हाथ पैर फॉरेंसिक जांच के लिए सायन हॉस्पिटल भिजवा दिए। अब पुलिस को सिर्फ एक हाथ और एक पैर के ज़रिए ही कत्ल होने वाले इंसान की सच्चाई का पता लगाना था। अब हमारे यहाँ अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज़ की तरह DNA रिकॉर्ड का डाटा बैंक नहीं होता है, जिससे कटे हुए हाथ पैर के DNA से इंसान का पता चल सके। तो अब पुलिस ने बिना किसी क्लू के छानबीन शुरू की। सबसे पहले आसपास के इलाके के लोगों से लापता हुए लोगों के बारे में जानकारी जुटानी शुरू की गई। आसपास के थानों से मिसिंग कंप्लेन भी खंगाली गई। कुछ गुमशुदा लोगों की डिटेल्स आई, पर वो डिटेल्स इस सूटकेस में मिले हाथ पैर से मैच नहीं कर रही थी। आसपास के इलाके के CCTV भी खंगाले गए ताकि सूटकेस फेंकने वाले का कुछ पता चल सके, लेकिन कुछ हाथ नहीं आया। अब केस क्योंकि आगे ही नहीं बढ़ रहा था, इसलिए इस केस को क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया। क्राइम ब्रांच ने नए सिरे से केस की तफ्तीश शुरू की। इसके लिए सबसे पहले मरने वाले की शिनाख्त होना ज़रूरी था। पुलिस जांच में तो कुछ भी सामने नहीं आया था। क्राइम ब्रांच ने अब सूटकेस और उसमें मिले सामान को जांचना शुरू किया। क्राइम ब्रांच के पास कटे हुए हाथ पैर के अलावा कुल 4 चीज़ें थीं। एक वो सूटकेस, एक पैंट, एक शर्ट और स्वेटर। ये एक नॉर्मल सा सूटकेस था। उसकी जांच में टीम को कुछ भी नहीं मिला। इसके अलावा पैंट और स्वेटर भी नॉर्मल ही थे, कहीं कोई लेबल या टैग नहीं था। लेकिन शर्ट पर ज़रूर एक लेबल था। कॉलर के पास लगे हुए इस लेबल पर लिखा था एल्मो मेंस वियर। ये किसी टेलर का लेबल लग रहा था। पुलिस ने नाम से उस शॉप को ढूंढना शुरू किया। जल्दी ही उनकी मेहनत रंग लाई। मुंबई के कुर्ला वेस्ट में इस नाम से एक टेलर शॉप थी। पुलिस को उम्मीद थी कि यहाँ से उन्हें मरने वाले की जानकारी ज़रूर मिल जाएगी। उन्होंने टेलर को जब शर्ट दिखाई तो टेलर ने शर्ट को पहचान लिया। बिल रिकॉर्ड्स को चेक करके टेलर ने बताया कि शर्ट सिलवाने वाले का नाम बेनेट डिबोलो है, लेकिन इस नाम के अलावा बिल पर कोई फ़ोन नंबर या एड्रेस नहीं था। पुलिस के लिए ये बहुत निराशाजनक था। सिर्फ नाम ही पता चला।
और कोई जानकारी पुलिस को नहीं मिल पाई, ना ही कोई हुलिया या चेहरा पता चल पाया। अब आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, तो सबसे पहले पुलिस ने फेसबुक पर इस नाम के प्रोफाइल ढूंढने शुरू किए। कई प्रोफाइल मिले, एक एक करके सभी प्रोफाइल्स को ध्यान से चेक किया गया। हर एक यूज़र की पोस्ट, फोटोज़, हर इन्फॉर्मेशन को चेक किया गया। इनमें से एक बेनेट रिबोलो के प्रोफाइल पर जांच टीम अटक गई। ये एक म्यूजिशियन थे। इनकी पोस्ट की गई कई फोटोज़ में ये ज़्यादातर वेस्ट, टी शर्ट और शॉर्ट पहने हुए थे। उनके हाथ पैर का स्ट्रक्चर सूटकेस में मिले हाथ पैर से मिलता जुलता था, पर यह सिर्फ एक अंदाज़ा ही था। अब इसी प्रोफाइल को और खंगालना शुरू किया गया। फ़ोटो सर्च में एक जगह ये शख्स स्वेटर में भी नज़र आया, जो बिल्कुल सूटकेस में मिले हुए स्वेटर जैसा ही था। अब तो पुलिस को यकीन हो चला था कि वो जिस शख्स को ढूंढ रहे हैं वो यही बेनेट रिबोलो है। इस केस को सुलझाने में सोशल मीडिया के इस अकाउंट ने पुलिस की बहुत मदद की। इन्हीं फ़ोटोज़ में से एक फ़ोटो में ये शख्स एक आईडी कार्ड के साथ दिखा, जिसमें उसके घर का एड्रेस और फ़ोन नंबर भी था। वैसे कहा जाता है कि सोशल मीडिया पर अपना पर्सनल डिटेल शेयर नहीं करना चाहिए, पर यहाँ इसी वजह से पुलिस को इस शख्स का एड्रेस मिला। लेकिन फाइनल कंफर्मेशन होना अभी बाकी था कि क्या वो कटे हुए हाथ पैर इसी शख्स के हैं, यानी इस बेनेट रिबोलो का ही मर्डर हुआ है या नहीं। उस आईडी कार्ड पर एड्रेस सांता क्रूज ईस्ट का था। पुलिस जब उस पते पे पहुंची तो घर पर ताला लगा था। उस कार्ड पर लिखे मोबाइल नंबर पर भी कॉल किया गया तो फ़ोन स्विच ऑफ ही था। अब पुलिस को यकीन हो रहा था कि वो सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, पर सामने अभी तक कुछ भी नहीं आया था। उन्होंने पड़ोसियों से पूछताछ शुरू की तो पता चला कि ये घर 59 वर्षीय बेनेट रिबोलो का है। वो एक म्यूजिशियन है। वो म्यूज़िक सिखाते हैं और कई छोटे बड़े कार्यक्रमों में गिटार भी बजाते हैं। पड़ोसियों ने बताया कि वो यहाँ अपनी बेटी के साथ रहते हैं, लेकिन कई दिनों से वो दोनों ही नज़र नहीं आ रहे। बेटी का नाम आराध्या पाटिल उर्फ रिया है और वो 19 साल की है। अब पुलिस के लिए ये चिंता का विषय था, क्योंकि अगर रिबोलो का मर्डर हुआ है तो कहीं उनकी बेटी के साथ भी कुछ ना हुआ हो। पुलिस ने फ़ौरन कोर्ट ऑर्डर लेकर घर का ताला खुलवाया। घर की तलाशी ली गई। पूरे घर में अजीब सी स्मेल थी। पुलिस को शक हो रहा था कि ज़रूर इस घर में कुछ हुआ है। घर की तलाशी में पुलिस को रिया का फ़ोन नंबर मिल गया और साथ ही मिली रिया की एक नोटबुक। पुलिस ने वो नोटबुक पढ़नी शुरू की तो एक पेज पर पहुंचकर पुलिस अटक गई। उस पर लिखा था, डैड आई एम सॉरी, रियली रियली सॉरी, गॉड सॉरी, डैड सॉरी फॉर यू, आई एम अ बैड गर्ल। कैसे जिसने घर पर रहने दिया उसी को मैंने मार दिया, जिसने परवरिश की उसी को मैंने मार दिया, सॉरी फॉर दैट, सॉरी सॉरी सॉरी। ये पढ़कर पुलिस वालों का माथा ठनका कि जिस बेटी को अभी तक वो विक्टिम समझ रहे थे, कहीं उसके साथ ना कुछ हो गया हो। वो खुद ही अपने पिता के कत्ल की बात कबूल कर रही थी। इन लाइन से क्लियर हो रहा था कि आराध्या उर्फ रिया रिबोलो की अपनी बेटी नहीं थी, बल्कि गोद ली हुई थी। ये भी कि रिबोलो का मर्डर हो चुका है और रिया इस कत्ल में शामिल है, पर क्यों? इसके लिए रिया का मिलना ज़रूरी था कि कहीं कोई साजिश तो नहीं है। क्या रिया ने ये काम अकेले किया है या कोई और भी उसके साथ शामिल है? पुलिस ने घर से मिले रिया के मोबाइल नंबर को सर्विलांस पर लगाया। ये नंबर भी स्विच ऑफ ही था, पर जैसे ही ये नंबर ऑन हुआ, इसकी लोकेशन घाटकोपर की पता चली। पुलिस फ़ौरन उस लोकेशन पर पहुंची जहां एक घर में उन्हें रिया मिल जाती है। पुलिस को देखते ही वो घबरा गई। पहले पुलिस ने उसका नाम और आइडेंटिटी कंफर्म किया। वो बताती रही। जब उससे पूछा गया कि तुम्हारे पापा कहाँ हैं, तो रिया ने कहा कि पापा किसी म्यूज़िक कॉन्सर्ट के लिए इंडिया से बाहर गए हैं। घर पर कोई नहीं था। मैं अकेले रहना नहीं चाहती थी, इसलिए अपने दोस्तों के साथ रहने के लिए यहाँ आ गई। अब पुलिस ने उसके सामने उसकी नोटबुक रखी, जिसमें वो अपने पापा को मारने की बात कह रही थी और माफ़ी भी मांग रही थी। पुलिस ने पूछा कि ये सब क्या है। अब रिया पूरी तरह घबरा गई और फूट फूट कर रोने लगी और जल्दी ही उसने कबूल कर लिया कि हाँ, मैंने ही अपने पापा को मारा है। पुलिस अब कहानी सुनना चाहती थी कि एक लड़की जिसे किसी ने गोद लिया, उसे आश्रय दिया और उसकी परवरिश की, वो अपने ही पिता की दुश्मन बन बैठी और इतनी बेरहमी से उनकी हत्या कर दी। क्यों और कैसे उसने इस भयानक हत्याकांड को अंजाम दिया? रिया ने बताना शुरू किया कि उसको गोद लेने वाले बेनेट रिबोलो की 2 शादियां हुई थी, लेकिन दोनों ही शादियां टूट गईं। फिर वो महक नाम की महिला के साथ रह रहे थे जो कि प्रेग्नेंट थी। वो अपने पति को छोड़कर रिबोलो के साथ रहती थी। उसी की देखभाल के लिए रिया को रखा गया था। महक ने ही उसे रिबोलो से मिलवाया था। कुछ समय बाद ही रिबोलो ने रिया को गोद ले लिया। उसकी अच्छी परवरिश की, पढ़ाई लिखाई का खर्चा और अच्छा पालन पोषण भी किया। सब कुछ ठीक चल रहा था। मुख्य घटना से लगभग 4 महीने पहले
एक दिन रिया सिद्धि विनायक मंदिर गई। वहाँ मंदिर के बाहर उसकी मुलाकात एक लड़के से हुई। ये लड़का 16 साल का था और रिया से छोटा था। शुरुआती हाय हेलो के बाद दोनों ने फ़ोन नंबर एक्सचेंज किए। बातें बढ़ने लगी, जान पहचान दोस्ती में बदली और प्यार तक पहुंची। ये दोनों अक्सर मिलते और घूमते फिरते। रिया अपने इस बॉयफ्रेंड से अपनी हर बात शेयर करने लगी। अपनी लाइफ की हर छोटी बड़ी बात भी उसे बताती। ऐसे ही एक दिन उसने अपने बॉयफ्रेंड को बताया कि बेनेट रिबोलो उसके सगे पिता नहीं हैं, उन्होंने रिया को गोद लिया है। जब बॉयफ्रेंड ने रिया से पिता के बिहेवियर के बारे में पूछा कि क्या वो तुम्हें अच्छे से रखते हैं, तब रिया ने कहा कि वो मेरा सारा खर्चा उठाते हैं, मेरा ख्याल रखते हैं, लेकिन कभी कभी वो मुझे तंग भी करते हैं। वो मेरा यौन शोषण करते हैं और अक्सर मुझे सेक्सुअली एक्सप्लॉइट भी करते हैं। अब ये बातें बहुत चौंकाने वाली थी। रिया के बॉयफ्रेंड को भी ये सुनकर बहुत गुस्सा आया। उसका कहना था कि उन्होंने तुम्हें गोद लिया है, वो तुम्हारे पिता समान हैं, वो ये सब कैसे कर सकते हैं और तुम ये सब क्यों सह रही हो, चुप क्यों रहती हो। अब रिया और उसका बॉयफ्रेंड जब भी मिलते तो वो अक्सर रिया के पिता को लेकर गुस्सा हो जाता। उसका कहना था कि रिबोलो को अपने किए की सज़ा मिलनी चाहिए, ऐसे इंसान को जीने का हक नहीं है। रिया का कहना था कि उसकी बातें सुनकर धीरे धीरे मुझ में भी अपने पिता के लिए नफ़रत भरने लगी और उन पर गुस्सा आने लगा। अब दोनों ने तय किया कि रिबोलो को मार दिया जाए। पहले उन्होंने 23 नवंबर का दिन तय किया, लेकिन किसी वजह से उस दिन ये काम नहीं हो पाया। उसके बाद 26 नवंबर 2019 का दिन आया। रिया का बॉयफ्रेंड उसके घर पहुंचा। बातों बातों में फिर से रिबोलो का जिक्र हुआ। फिर वही गुस्सा और नफ़रत भरी बातें होने लगी। इसी बीच रिबोलो घर वापस आ गए। रिया बॉयफ्रेंड की बातों से भड़की हुई थी। पिता को देखते ही वो चिल्लाने लगी और लड़ने लगी कि आपने एक पिता की तरह मेरी परवरिश क्यों नहीं की, मुझे एक्सप्लॉइट क्यों किया। रिबोलो ने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वो यूं ही चिल्लाती रही। अब ये सब सुनकर रिबोलो को भी गुस्सा आ गया। रिया के दोस्त को देखकर उन्हें लगा कि ज़रूर रिया को इसने ही भड़काया है। गुस्से में रिबोलो ने अपना गिटार उठाया और उस लड़के पर हमला करने लगे। ये देखकर रिया ने भी वहाँ रखा एक डंडा उठाया और रिबोलो पर वार करना शुरू कर दिया। रिया और उसके दोस्त ने मिलकर रिबोलो को बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। पिटते पिटते रिबोलो नीचे गिर पड़ा। तब रिया मच्छर मारने का स्प्रे लेकर आई और उसकी पूरी बॉटल रिबोलो के मुंह में उड़ेल दी। इतनी पिटाई और इस जहर से रिबोलो लगभग मर ही चुका था, पर ये दोनों पूरी तरह तसल्ली करना चाहते थे, इसलिए किचन से ये चाकू लेकर आए और लगातार चाकू से रिबोलो के शरीर को गोदना शुरू किया। कई बार करने के बाद जब इन्हें तसल्ली हो गई कि वो मर चुका है, तो इन्होंने लाश को उठाकर बाथरूम में डाल दिया ताकि जो खून बहना है वहीं बह जाए। मर्डर हो चुका था, अब बारी लाश ठिकाने लगाने की थी। गूगल पर कुछ तरीके सर्च करने के बाद उन्होंने घर की सफाई की। फिर मार्केट जाकर सूटकेसेस, टेप, बड़े चाकू, पॉलिथीन्स और रूम फ्रेशनर्स खरीद के लाए। घर आकर इन्होंने बॉडी के टुकड़े करने शुरू किए। टुकड़ों को पॉलिथीन्स में डालकर अलग अलग सूटकेसेस में भरा। एक सूटकेस में जब इन्होंने हाथ और पैर डाला तो उसमें से खून अभी भी रिस रहा था। तब जल्दबाजी में इन्होंने रिबेलो के ही कपड़े उन पर लपेटकर सूटकेस में रख दिए ताकि वो खून सोख ले और खून सूटकेस से बाहर ना आ सके। पर रिबोलो के कपड़े डालने की गलती ही इन पर भारी पड़ी। शर्ट के लेबल से ही इस पूरे केस का खुलासा हुआ। पूरी लाश को ठिकाने लगाने में इन्हें 3 दिन लगे। एक एक करके रात में ये सूटकेस लेके जाते और मुंबई की मीठी नदी में फेंकाते। इन्हीं में से एक सूटकेस मीठी नदी से समंदर की खाड़ी में पहुंचा और वहां से लहरों के साथ बहता हुआ माहिम बीच पर पहुंच गया। 7 दिसंबर को आराध्या और उसके बॉयफ्रेंड को गिरफ्तार कर लिया गया। क्योंकि बॉयफ्रेंड नाबालिग था, इसलिए उसे सुधार गृह भेज दिया गया। 10 दिसंबर को मीठी नदी से पुलिस ने एक सूटकेस बरामद किया। उसमें भी एक हाथ, एक पैर और शरीर का कुछ हिस्सा था। इसके बाद 13 दिसंबर को तीसरा और आखिरी सूटकेस पुलिस को प्रभा देवी इलाके से मिला, जिसमें धड़ और शरीर के कई हिस्से थे। रिबेलो के भाई जूड ने शरीर के बाकी हिस्सों को देखकर उसकी शिनाख्त की। अब पुलिस को रिबेलो के शरीर के सभी हिस्से मिल चुके थे। बेनेट रिबोलो की हत्या से उसके दोस्त, जानकार, पड़ोसी सभी सदमे में थे। रिया द्वारा पिता पर लगाए गए यौन शोषण के आरोपों से सभी ने इनकार किया। सभी का ये कहना था कि रिबोलो एक बेहद अच्छा इंसान था, वो ऐसा काम नहीं कर सकता। ज़रूर ये रिबोलो की प्रॉपर्टी हड़पने के लिए किया गया मर्डर है। अगर रिया को कोई कंप्लेंट थी तो वो पुलिस के पास भी जा सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने ना सिर्फ मर्डर किया बल्कि लाश और सबूत को ठिकाने लगाकर रिबोलो को लापता साबित करने की कोशिश भी की। घर वालों का कहना है कि ये रिबेलो की प्रॉपर्टी हड़पने के लिए पूरी साजिश के साथ किया गया मर्डर है। रिया के लगाए गए इल्ज़ाम सही है या असलियत कुछ और है, ये तो तफ्तीश के बाद ही पता चलेगा। इस मामले में इनके एक और दोस्त को भी अरेस्ट किया गया था।
जो था 19 साल का अली मियां चाओ। लेकिन 2 साल बाद उसे जमानत मिल गई। कोर्ट का कहना था कि उसके मर्डर में शामिल होने के कोई सबूत नहीं है। अरेस्ट होने के कुछ दिनों बाद ही रिया के असली बायोलॉजिकल माता पिता ने कोर्ट में उसका बर्थ सर्टिफिकेट पेश किया, जिसके हिसाब से मर्डर के वक्त उसकी उम्र 17 साल कुछ महीने थी, यानी कि वो नाबालिग थी। अब अगर ये साबित हो जाता है तो शायद रिया भी बड़ी सज़ा से बच जाएगी। अगर ये दोनों सूटकेस में रिबोलो के कपड़े नहीं डालते तो शायद ये केस सुलझाना मुश्किल हो जाता। इनकी ये गलती इन पर ही भारी पड़ गई। शर्ट के लेबल से ही मरने वाले को पहचान मिली। बाकी काम सोशल मीडिया ने आसान कर दिया और पुलिस को इस ब्लाइंड केस में बड़ी कामयाबी मिली। ये केस अभी अदालत में चल रहा है और इसका फैसला आना भी बाकी है। अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।